हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। आज हम यहाँ बात करेंगे ह्यूमन बींग्स में यानी हम लोगों में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं ह्यूमन बीइंग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या स्पेशल बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए दो इंडिविजुअल्स रिक्वायर्ड होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं मेल, दो पेरेंट्स हैं, एक को हम कहते हैं मेल और दूसरे को हम कहते हैं फीमेल। मेल की बॉडी में एक स्पेशल सेल बनता है जिसको हम कहते हैं मेल गैमीट और फीमेल की बॉडी में भी एक स्पेशल सेल बनता है जिसको हम कहते हैं फीमेल गैमीट। फिर क्या होता है, ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब फ्यूज़ करते हैं, जिस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तो ये जो फ्यूज़ करते हैं तो ये एक सिंगल सेल फॉर्म करते हैं जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। यही जाइगोट डिवाइड होकर इसी में क्या होते हैं, फिर डिविजन्स होते हैं और ये डिविजन्स होकर नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है ना। ये सब तो आपको पता ही है, हम पिछले वीडियोज़ में ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स में क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो यहाँ पर दो तरह के इंडिविजुअल्स होने चाहिए। कुछ होने चाहिए जिनकी बॉडी में मेल गैमीट बन रहा है यानी मेल्स होने चाहिए, कुछ ऐसे होने चाहिए जिनकी बॉडी में फीमेल गैमीट बन रहा है यानी फीमेल्स होनी चाहिए। अब आपने देखा होगा जब आप पैदा होते हैं और पैदा होने से लेकर 9-10 साल की एज तक हम उन बच्चों को देखकर, हम बाहर से देखकर एकदम से पता नहीं लगा पाते कि ये मेल है या फीमेल है, ये बॉय है या गर्ल है। वो बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं हमें, है ना। तो उस टाइम पर उनके उनके अंदर बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हो रही है वो भी बिल्कुल एक जैसी होती है। उनकी हाइट बढ़ रही है, उनका वेट बढ़ रहा है, बस और कुछ ऐसे स्पेशल चेंजेस उनके अंदर नहीं हो रहे होते। लेकिन जब आप 10 साल से ऊपर की एज में जाते हैं, 10 से लेकर और 16-17 तक की एज में जब आप होते हैं, उस टाइम पर क्या होता है, जनरल ग्रोथ तो हो ही रही है आपकी बॉडी में, हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है। उसके अलावा बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं जिनको हम जनरल ग्रोथ की कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो ये चेंजेस बॉडी में क्यों होने लगते हैं, क्योंकि इस टाइम पर आपकी बॉडी सेक्चुअली मेच्योर हो रही है। सेक्चुअली मेच्योर हो रही है मतलब रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो रही है। तो हो क्या रहा है, इस टाइम पर आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स डेवलप हो रहे हैं, है ना, उनमें ग्रोथ हो रही है, वो फंक्शन करने लगे हैं। और फंक्शन करने लगे हैं तो वो कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करने लगे हैं और वो हार्मोन्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उन हार्मोन्स की वजह से आपकी बॉडी में और भी बहुत सारे चेंजेस इस एज में हो रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर पीरियड है, ये जो पर्टिकुलर एज है 10 से लेकर 16 ईयर्स तक की, जिसमें हमारी बॉडी सेक्चुअली मेच्योर होती है ना, रिप्रोडक्टिवली मेच्योर होती है, उसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, और ये प्यूबर्टी गर्ल्स में कब होती है, 10 से 14 साल के बीच में, और बॉयज़ में यूजुअली कब होती है, 12 से 16 ईयर्स तक की एज के बीच में। तो गर्ल्स रिप्रोडक्टिवली मेच्योर हो जाती हैं 10 से 14 साल के बीच में और बॉयज़ रिप्रोडक्टिवली मेच्योर होते हैं 12 से 16 साल तक की एज के बीच में। डिफरेंट इंडिविजुअल्स में ये जो प्यूबर्टी की एज है, ये पीरियड है, ये वेरी कर सकता है। तो प्यूबर्टी में होता क्या है, बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं और कुछ चेंजेस इसमें से ऐसे होते हैं जो बॉयज़ और गर्ल्स में एक जैसे होते हैं, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो बॉयज़ और गर्ल्स में डिफरेंट तरह के होते हैं। तो अगर आप 10 साल से बड़े अगर किसी इंडिविजुअल को देखोगे, 10 से 17 साल के बीच के अगर किसी आप इंडिविजुअल को देखोगे, तो अब हमें बाहर से देखकर पता चलने लगता है कि हाँ ये मेल है और ये फीमेल है। कैसे पता चलने लगता है, क्योंकि मेल्स में कुछ अलग तरह की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखाई देती हैं और फीमेल्स में कुछ अलग तरह की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। तो यही फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके बेसिस पर अब हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये जो इंडिविजुअल है ये मेल है या फिर ये फीमेल है। इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कब डेवलप होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, प्यूबर्टी के पीरियड पे ये डेवलप होती हैं। तो अब ये होती क्या क्या है, तो प्यूबर्टी के टाइम पर मेल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं और फीमेल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं,
सबसे पहले बॉडी हेयर, बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स पर जो है हेयर ग्रो करने लगते हैं, स्पेशली कहाँ, अंडर आर्म में यानी बगल में, और एब्डोमेन पर, इस पार्ट में, चेस्ट हेयर, चेस्ट पर हेयर ग्रो करने लगते हैं, प्यूबिक हेयर यानी ग्रोइन एरिया में यानी इन बिटवीन द थाइज, इस एरिया में भी हेयर ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। फेशियल हेयर, फेस पर दाढ़ी मूछें आनी शुरू हो जाती हैं तो फेस पर भी हेयर ग्रो करने शुरू हो जाते हैं। किस में होता है? ये सिर्फ मेल्स में होता है। एनलार्जमेंट ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स क्या होता है? साउंड बॉक्स, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ना, जिसके अंदर हमारी वोकल कॉर्ड्स होती हैं। तो मेल्स में क्या होता है, जो लैरिंग्स है ये साइज़ में बढ़ जाता है, इसका साइज़ इंक्रीज हो जाता है, तो नेक में ये बाहर की तरफ को उभरा हुआ मेल्स में दिखाई देता है, जिसको हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं। तो एडम्स एप्पल बन जाता है मेल्स में, और क्योंकि लैरिंग्स का साइज़ बढ़ जाता है इसलिए उनकी वॉइस कैसी हो जाती है? डीपन हो जाती है, यानी भारी हो जाती है। बॉडी में मसल्स ज़्यादा हो जाती हैं, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। शोल्डर्स जो है और चेस्ट जो है वो ब्रॉड हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है चेस्ट और शोल्डर्स, और हिप्स से ज़्यादा वाइड होती है ना, हिप्स इतने वाइड नहीं होते जितनी चेस्ट और शोल्डर्स वाइड होते हैं। उसके अलावा ऑयल ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है, तो बॉडी में से ऑयल सिक्रीट होने लगता है जिसकी वजह से एक्ने यानी मुहासे जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, और स्वेट ग्लैंड्स में भी सिक्रीशन बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। गर्ल्स में अगर हम बात करें, फीमेल्स में अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो क्या क्या होता है? एक तो ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ जाता है सबसे पहले तो, और क्या होता है? हिप्स वाला पार्ट, ये पार्ट वाइडन हो जाता है, ये चौड़ा हो जाता है। मेल्स में क्या था? इससे उल्टा था, इसमें हिप्स इतने वाइड नहीं होते जबकि चेस्ट और शोल्डर ज़्यादा वाइड होते हैं। फीमेल्स में इसका जस्ट अपोजिट होता है, हिप्स वाला पार्ट वाइडन हो जाता है। बॉडी हेयर, बॉडी पर हेयर की ग्रोथ होने लगती है, स्पेशली कहाँ? अंडर आर्म्स में, और प्यूबिक हेयर यानी ग्रोइन एरिया में यानी इन बिटवीन द थाइज, यहाँ पर हेयर ग्रो होने शुरू हो जाते हैं, और स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये तो थे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आज के लेक्चर में हम बात किसकी करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि उन सारे ऑर्गन से मिलाकर बना है जो रिप्रोडक्शन से मेल्स में कंसर्न्ड है। क्या क्या होते हैं ये? सबसे पहले इसमें आता है टेस्टिस, जिसको हम टेस्टिकल्स भी कहते हैं। दो टेस्टिस प्रेजेंट है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होती है? ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती हैं, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये है टेस्टिस, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ये प्रेजेंट है। काम क्या है इसका? इसका काम है स्पर्म्स, स्पर्म्स यानी मेल गैमीट। तो मेल गैमीट का ही दूसरा नाम क्या है? स्पर्म। स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने का काम करती है, और एक हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, उसको प्रोड्यूस करने का ये काम करती है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को ग्रो करना, डेवलप करना, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन को मेंटेन करना, इस टेस्टोस्टेरोन का काम होता है। तो सबसे पहले तो आ गई दो टेस्टिस, कहाँ प्रेजेंट है? ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो मेल गैमीट है, जो स्पर्म है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही फॉर्म हो सकते हैं और उस पर ही जिंदा रह सकते हैं। तो इनका जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, ये क्योंकि इसके लिए एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे 2 डिग्री कम टेम्परेचर इनको चाहिए होता है। तो अगर ये टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर होती, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती, तो क्या होता? ये तो हमारे बॉडी टेम्परेचर पर होती, तो स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो पाता। इसीलिए ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है, ताकि यहाँ पे टेम्परेचर हमारी बॉडी टेम्परेचर के मुकाबले 2 डिग्री कम रह सके और स्पर्म फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। फिर आता है स्क्रोटम। अब ये जो टेस्टिस है ये आपको दिखाई दे रहा है, प्रेजेंट है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है। इसी बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है। किसका बना हुआ है? स्किन का और मसल्स का बना हुआ है। अब इस स्क्रोटम की मसल्स में क्या स्पेशल बात है? स्मूथ मसल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। स्मूथ मसल्स जो हमारी विल के कंट्रोल में नहीं होती। काम क्या करती हैं ये? क्योंकि हमें पता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए,
है ना। तो अगर कभी ऐसा होगा कि टेस्टिस जो है ज़्यादा वार्म हो गई, ज़्यादा गर्म हो गई, अब स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर ठीक नहीं है, तो क्या करेगी, ये जो मसल्स हैं स्क्रोटम की मसल्स, ये रिलैक्स हो जाती हैं, जिससे कि ये टेस्टिस बॉडी से थोड़ी सी दूर हो जाती है। और ऑल्टरनेटिवली ये क्या करती है कि अगर सपोज टेम्परेचर कम हो गया है तो क्या करेगी, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी स्क्रोटम की मसल्स और इस टेस्टिस को बॉडी के पास ले आएंगी ताकि बॉडी हीट इसको मिल सके और टेम्परेचर फिर से स्पर्म फॉर्मेशन की सही रेंज में आ सके। तो क्या करें, स्मूथ मसल्स हैं जो स्क्रोटम में प्रेजेंट हैं, इनका काम क्या है, टेस्टिस और रेस्ट ऑफ द बॉडी के बीच में डिस्टेंस को रेगुलेट करना, टेस्टिस और जो बाकी बॉडी है उसके बीच में डिस्टेंस को रेगुलेट करना। टेस्टिस जब ज़्यादा वार्म हो जाएगी, इसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा, अब स्पर्म फॉर्मेशन सही से नहीं हो सकता, तो स्क्रोटम की मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी जिससे टेस्टिस बॉडी की हीट से दूर हो जाएगी। और ऐसे ही अगर यहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है तो क्या होगा, स्क्रोटम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी जिससे कि टेस्टिस बॉडी के पास मूव करेगी, क्लोजर टू द बॉडी मूव करेगी, जिससे कि वो सही टेम्परेचर रेंज में पहुँच सके। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ टेस्टिस के बाद दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये जो आपको ट्यूब सी एक दिखाई दे रही है, कॉइल सी, ये क्या है, इसका नाम है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस, इसका काम क्या है, स्पर्म्स जो टेस्टिस में बन रहे हैं ये कुछ टाइम के लिए एपिडिडाइमिस में स्टोर होते हैं जहाँ पर इनका मैच्योरेशन होता है। ठीक है, अभी जो स्पर्म्स बने हैं वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, तो उनका मैच्योरेशन कहाँ पर होगा, एपिडिडाइमिस में उनका मैच्योरेशन होता है। उसके बाद प्रेजेंट है वास डेफरेंस। ये क्या है, ये जो कोयल ट्यूब आपको ये वाली जो ट्यूब आपको दिखाई दे रही है एपिडिडाइमिस से निकलती हुई, ये ट्यूब का नाम है वास डेफरेंस। काम क्या है इसका, एपिडिडाइमिस से ये स्पर्म्स को कलेक्ट करके लेकर जा रही है और कहाँ तक पहुँचा रही है, एक ये जो आपको डक्ट दिखाई दे रही है जिसका नाम है इजैक्यूलेटरी डक्ट, इसका नाम क्या है, इजैक्यूलेटरी डक्ट, इस डक्ट तक इसको पहुंचाने का काम कर रही है, स्पर्म्स को एपिडिडाइमिस से कलेक्ट कर रही है और इजैक्यूलेटरी डक्ट तक पहुंचा रही है, कौन, वास डेफरेंस। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स, ये क्या है, ये ग्लैंड है, ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, पेयर में प्रेजेंट होती है ये ग्लैंड, तो इसका नाम क्या है, सेमिनल वेसिकल। ये क्या करती है, एक लिक्विड प्रोड्यूस करती है जिसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स, प्रेजेंट होते हैं म्यूकस, प्रेजेंट होते हैं और इसका पीएच एल्केलाइन होता है यानी बेसिक होता है। और इसका काम क्या है, स्पर्म को ये एसिडिक एनवायरनमेंट में सरवाइव करने में हेल्प करती है। हमें पता है ये फाइनली ये स्पर्म्स डिपॉजिट कहाँ होने हैं, ये फाइनली फीमेल की बॉडी में वेजाइना में डिपॉजिट होने हैं और वेजाइना में एनवायरनमेंट कैसा रहता है, एसिडिक, उस एसिडिक एनवायरनमेंट में ये स्पर्म्स जिंदा नहीं रह सकते, सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये जो सेमिनल वेसिकल लिक्विड सिक्रीट कर रहा है क्योंकि ये एल्केलाइन है, बेसिक है, तो इसलिए ये वेजाइना में एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है ताकि वहाँ पर भी स्पर्म सरवाइव कर सकें। इस लिक्विड में और क्या प्रेजेंट होता है, शुगर प्रेजेंट होती है, फ्रक्टोज प्रेजेंट है जो कि शुगर है एक तरह की, जिससे स्पर्म को न्यूट्रिशन मिलता है। स्पर्म तो लिविंग सेल है तो उसको तो जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत है, तो वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन से मिलेगा। तो ये जो सेमिनल वेसिकल है ये अपनी सिक्रीशन कहाँ पर पहुँचा देती है, ये अपनी सिक्रीशन को वास डेफरेंस में डाल देती है। इसके बाद एक और ग्लैंड आती है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड ये भी जो फ्लूइड सिक्रीट करती है उसको ये कहाँ पहुँचा देती है, उसको वास डेफरेंस में ही ये सिक्रीट करती है। बहुत सारा फ्लूइड ये सिक्रीट करती है जो सीमन बनता है। सीमन का मतलब क्या होता है, सीमन वो फ्लूइड है जिसके अंदर स्पर्म्स प्रेजेंट हैं और ये जितने भी ग्लैंड्स आपको दिखाई दे रही है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ में जो ग्लैंड्स एसोसिएटेड हैं, इनका जो सिक्रीशन है सब मिलकर उसको हम सीमन बोलते हैं। तो सीमन का जो लार्ज पार्ट है, एक मेजर पार्ट है, वो कहाँ से आता है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन से ही आता है। इसका जो सिक्रीशन है वो मिल्की वाइट होता है कलर में और इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं और चीज़ें प्रेजेंट हैं जो स्पर्म को सपोर्ट और
प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी कहाँ सिक्रीट कर रही है अपने फ्लूइड को, वो भी वास डेफरेंस में ही सिक्रीट कर रही है। तो वास डेफरेंस में अब जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, उसमें स्पर्म्स प्रेजेंट है, उसमें सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड प्रेजेंट है, उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड प्रेजेंट है। और इस फ्लूइड को अब हम क्या बोल देते हैं, अब हम इसको सीमन बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, इजेक्यूलेटरी डक्ट। नेक्स्ट ऑर्गन क्या है, इजेक्यूलेटरी डक्ट। ये कौन सी है जो पतली सी आपको डक्ट दिखाई दे रही है, ये है इजेक्यूलेटरी डक्ट। काम क्या है इसका, वास डेफरेंस यूरेथ्रा में जाकर मिलती है इस ट्यूब की हेल्प से। ये वास डेफरेंस थी, ये क्या है, ये है यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर। याद होगा ये तो आपको जब हमने सिस्टम्स पढ़े थे, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था, यूरिनरी ब्लैडर है ये। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर से ये क्या निकल कर आ रही है, जो ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, ये ट्यूब क्या है, ये है यूरेथ्रा। तो वास डेफरेंस क्या कर रही है, जो इसके पास सिक्रीशंस हैं, जो सीमन अब यहाँ पर बन गया है, उस सीमन को ये यूरेथ्रा में पहुँचा रही है, किसकी हेल्प से, इजेक्यूलेटरी डक्ट की हेल्प से। तो वास डेफरेंस यूरेथ्रा में ओपन हो रही है एक डक्ट की हेल्प से, एक ट्यूब की हेल्प से, जिसको इजेक्यूलेटरी डक्ट कहते हैं। तो इजेक्यूलेशन के टाइम पर, इजेक्यूलेशन यानी जब ये सीमन जो है वो मेल की बॉडी से बाहर रिलीज होता है, उसको हम इजेक्यूलेशन कहते हैं। तो इजेक्यूलेशन के टाइम पर इजेक्यूलेटरी डक्ट ओपन हो जाती है और इस सीमन को यूरेथ्रा में पहुंचा देती है। ठीक है, हमेशा ओपन नहीं रहती है, इजेक्यूलेशन के टाइम पर जब सीमन रिलीज होना है मेल की बॉडी से बाहर, उस टाइम पर ये ओपन होती है और अपने सिक्रीशन को यूरेथ्रा तक पहुंचा देती है। एक और पेयर ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट है मेल की बॉडी में, जिसे हम कहते हैं काउपर्स ग्लैंड। ये जो आपको छोटी सी यहाँ दिखाई दे रही है, ये भी पेयर में प्रेजेंट होती है, ये काउपर्स ग्लैंड। एक और नाम है इसका, इसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये भी एक थिन फ्लूइड प्रोड्यूस करती है जो एल्केलाइन यानी बेसिक है नेचर में। काम क्या है इसका, यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करना। और क्योंकि यूरिन भी यूरेथ्रा से ही होकर पास हो रहा है और यूरिन कैसा है, एसिडिक है नेचर में, तो जो कोई अगर यहाँ पर यूरिन प्रेजेंट है जिसकी वजह से यहाँ पर एसिडिक इन्वायरमेंट है, तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम ये करती है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम इस ट्यूब पर, यूरेथ्रा पर। जैसा कि हमें दिख ही रहा है, यूरेथ्रा का काम यूरिन को पास करना तो होता ही है, वो तो हम पढ़ चुके हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। साथ ही साथ मेल्स में यूरेथ्रा का एक और काम है क्या, सीमन को बॉडी के बाहर रिलीज करना। तो सीमन जो है वो इजेक्यूलेटरी डक्ट से एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी में किसकी हेल्प से जाता है, यूरेथ्रा की हेल्प से जाता है। ठीक है, ये जो यूरेथ्रा है ये बाहर ओपन हो रही है। यूरिन भी यहाँ पर यूरेथ्रा से ही पास हो रहा है और सीमन भी यहाँ पर मेल की बॉडी में यूरेथ्रा से ही पास हो रहा है। फिर आता है पेनिस। पेनिस क्या है, ये जो आपको ये ऑर्गन दिखाई दे रहा है, ये है पेनिस। स्पेशल बात क्या है, इसमें बना होता है इरेक्टाइल टिश्यूज़ का। इरेक्टाइल टिश्यूज़ यानी इन टिश्यूज़ में स्पेशल बात होती है कि ये जब ब्लड से फिल्ड हो जाते हैं तो ये इरेक्ट हो जाते हैं। तो ब्लड इसमें इजेक्यूलेशन के टाइम पर, जब यहाँ पर या कॉपुलेशन के टाइम पर यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर क्या होता है, ये टिश्यूज़ ब्लड से फिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो पेनिस है ये इरेक्ट हो जाती है, और इरेक्ट हो जाती है तो उससे कॉपुलेशन में हेल्प मिलती है। कॉपुलेशन में हेल्प मिलती है मतलब, कॉपुलेशन क्या है, कॉपुलेशन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से मेल फीमेल की बॉडी में स्पर्म्स को डिपॉजिट करता है। ठीक है, तो मेल फीमेल की बॉडी में स्पर्म्स को डिपॉजिट करता है किसकी हेल्प से, इस पेनिस की हेल्प से। क्यों क्यों कर पाता है, कैसे कर पाता है, क्योंकि ये पेनिस किसकी बनी हुई है, इरेक्टाइल टिश्यूज़ की बनी हुई है, जिसकी वजह से ये पेनिस जो है वो कॉपुलेशन के टाइम पर, इजेक्यूलेशन के टाइम पर हार्ड हो जाती है और इजीली जो मेल है वो सीमन को फीमेल की विजाइना में डिपॉजिट कर पाता है। ठीक है, तो ये हो गया कॉपुलेशन। तो ये हमने आज क्या पढ़े हैं, हमने पढ़े हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो किन किन पार्ट से मिलकर बना हुआ है और किस किस पार्ट का क्या क्या फंक्शन होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो बेसिक फंक्शन है वो है मेल गैमीट यानी स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना, और दूसरा फंक्शन क्या है कि उस मेल गैमीट यानी स्पर्म को फीमेल की बॉडी में डिपॉजिट करना। क्योंकि हमें पता है फीमेल गैमीट कहाँ प्रेजेंट है, फीमेल की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और जब तक मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक नहीं पहुँचेगा तब तक फर्टिलाइजेशन
नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार फटाफट से हम देख लेते हैं हमने क्या क्या आज पढ़ा है। हमने बात की है ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है। तो उसमें हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, दो तरह के इंडिविजुअल्स है, मेल और फीमेल। 10 से लेकर 16-17 ईयर्स तक की जो एज है जिसमें बॉडी सेक्सुअल मेच्योरिटी अटेन करती है, रिप्रोडक्टिवली मेच्योर होती है, उसे हम प्यूबर्टी कहते हैं। इसमें बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उनमें से कुछ फिजिकल चेंजेस ऐसे होते हैं जिनसे अब हम मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उन चेंजेस को हम, उन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? एक तो बॉडी पर हेयर आ जाते हैं, फेस पर हेयर आ जाते हैं, ग्रोइन एरिया में यानी प्यूबिक हेयर डेवलप हो जाते हैं, चेस्ट पे हेयर आ जाते हैं, एब्डोमेन पर हेयर आ जाते हैं, अंडर आर्म्स पे हेयर आ जाते हैं, ताड़ी मूछें आ जाती हैं, एडम्स एप्पल जो है फेरिंग्स लैरिंग्स जो है वो एनलार्ज हो जाता है जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं, वॉइस डीपन हो जाती है, मसल्स बढ़ जाती हैं, बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, शोल्डर्स और चेस्ट ब्रॉड हो जाते हैं जबकि हिप्स जो है वो उतने ब्रॉड नहीं होते, ऑयल ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है। ऐसे ही अगर हम फीमेल्स में देखें तो क्या होता है, ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ जाता है, हिप्स वाइडन हो जाते हैं, बॉडी हेयर फीमेल में भी ग्रो करने शुरू हो जाते हैं, अंडर आर्म्स में और प्यूबिक हेयर ग्रो करने शुरू हो जाते हैं, ऑयल ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड का सिक्रीशन बढ़ जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिन जिन पार्ट्स का बना हुआ है उन पार्ट्स के बारे में फिर हमने बात की थी। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, टेस्टिस। और पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है जिसे टेस्टिकल्स भी कहते हैं। तो ये क्या है, ये स्पेशल ग्लैंड्स हैं जो कि स्पर्म्स को भी प्रोड्यूस कर रही हैं, स्पर्म्स यानी मेल गैमीट को भी प्रोड्यूस कर रही हैं और साथ में मेल सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन को भी प्रोड्यूस करती हैं। ये टेस्टिस इंक्लोज्ड हैं एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर में जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम की वॉल में प्रेजेंट है स्मूथ मसल्स जिनका काम ये है कि स्क्रोटम के अंदर स्क्रोटम का मतलब टेस्टिस का बॉडी से, बाकी की बॉडी से डिस्टेंस को मेंटेन करके रखना इस तरह से कि टेस्टिस का टेम्परेचर हमेशा स्पर्म फॉर्मेशन के लिए सूटेबल रहे। स्पर्म फॉर्मेशन हमारी बॉडी के टेम्परेचर पर नहीं हो सकता, इसीलिए टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर प्रेजेंट होती है और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हमारी बॉडी टेम्परेचर से अप्रॉक्सीमेटली 2 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है। ठीक है, तो जब ज़्यादा गर्म हो जाता है, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि स्क्रोटम की मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और टेस्टिस बॉडी से दूर हो जाती है। और जब यहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है तो स्क्रोटम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और ये टेस्टिस बॉडी के क्लोज आ जाती है। उसके बाद स्पर्म्स जो बन गए हैं वो मेच्योर किस में होते हैं, एपिडिडाइमिस में वो मेच्योर होते हैं। एपिडिडाइमिस से वो पहुँचते हैं एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू, इसमें ट्रेवल करते हैं जिसे हम वास डेफरेंस कहते हैं। वास डेफरेंस में आकर सेमिनल वेसिकल्स नाम की ग्लैंड का सिक्रीशन यहाँ पर ओपन होता है और प्रोस्टेट ग्लैंड नाम की जो ये ऑर्गन है इसका सिक्रीशन भी इस वास डेफरेंस में ही सिक्रेट होता है, ओपन होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, अब वास डेफरेंस में जो फ्लूइड प्रेजेंट है जिसके अंदर इन ग्लैंड्स का सिक्रीशन है और मेल गैमीट्स प्रेजेंट हैं, अब इस फ्लूइड को हम बोलते हैं सीमन। तो इजैक्यूलेटरी डक्ट की हेल्प से ये वास डेफरेंस इस सीमन को यूरेथ्रा में भेज देती है, यूरेथ्रा में डिपॉजिट कर देती है। कब, इजैक्यूलेशन के टाइम पर, यानी जब ये सीमन मेल की बॉडी से बाहर रिलीज होना होता है उस टाइम पर। ठीक है, सेमिनल वेसिकल ये वाली जो ग्लैंड है इसमें इसके सिक्रीशन में ग्लूकोज शुगर्स प्रेजेंट है, फ्रक्टोज प्रेजेंट है जो कि स्पर्म्स को नरिश करने का काम करती है और ये इसका पीएच एल्केलाइन है जिसकी वजह से वेजाइना में एसिडिक अगर एनवायरनमेंट प्रेजेंट है तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि ये जो इजैक्यूलेटेड डक्ट है इसकी तो हमने बात कर ली। उस एक यूरेथ्रा के पास भी एक ग्लैंड प्रेजेंट है इसके आसपास भी जिसको हम बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड। ये भी एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करती है जिसका पीएच एल्केलाइन है। इसका काम क्या है कि यूरेथ्रा में अगर यूरिन की वजह से कोई भी एसिडिटी प्रेजेंट है तो उस एसिड को ये न्यूट्रलाइज कर सके और यूरेथ्रा को लुब्रिकेट कर सके। यूरेथ्रा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू यूरिन भी पास हो सकता है और सीमन भी पास हो सकता है। पेनिस एक ऑर्गन है जो इरेक्टाइल टिश्यू का बना हुआ है जिसका काम है
कि फीमेल की बॉडी में इस सीमन को डिपॉजिट करने में हेल्प करना कॉपुलेशन के टाइम पर। ठीक है, तो ये तो था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, इसका डायग्राम वगैरह इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तब तक के लिए बाय।